नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। G20 सम्मेलन की बैठक में शामिल होने जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री। आतंकवाद, अफ्रीका, विकास और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। जर्मनी में 8 देशों के नेताओं से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। 11 जुलाई को कांग्रेस ने बुलाई बैठक। न्योता मिलने पर जेडीयू होगी शामिल। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में काबू में हालात। बीजेपी, कांग्रेस और वाम दल आज करेंगी पीड़ित इलाकों का दौरा। राज्यपाल ने की शांति बनाए रखने की अपील। दार्जिलिंग में जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। जीजेएम समेत पर्वतीय क्षेत्र के सभी दलों का फैसला। 18 जुलाई को अगली सर्वदलीय बैठक। और टीम इंडिया ने 3-1 से जीती वनडे सीरीज। आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड समेत भारत को 7 पदक। और चलिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल यात्रा के बाद G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच गए हैं, जहां वो आज से शुरू हो रहे 2 दिन के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें दुनिया के 19 बड़े देश और यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता शामिल होंगे। बैठक में आतंकवाद से मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आर्थिक सुधार, टिकाऊ विकास और वैश्विक स्थिरता का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल है। G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन के इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आज से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी हैं। इस बार सम्मेलन की थीम शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। इसमें सबसे पहले विश्व के बड़े नेता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की रणनीति पर बातचीत करेंगे। सम्मेलन का पहला सत्र वैश्विक विकास और व्यापार पर होगा। इसके बाद टिकाऊ विकास, जलवायु और ऊर्जा पर चर्चा होगी। शनिवार को सम्मेलन का तीसरा सत्र अफ्रीका के साथ साझेदारी, प्रवासियों और स्वास्थ्य के मुद्दे पर होगा। आखिर में डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद साझा बयान जारी किया जाएगा। Which will be over the working lunch, and broadly these will be on growth and trade, sustainable development, climate and energy, partnership with Africa, migration, health, women, digitalization and employment. Besides this, there will be a social dinner, there will be a musical concert in the evening. अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 20 देशों के प्रमुख सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सबकी नजर रहेगी, जो पेरिस जलवायु समझौते, मुक्त व्यापार और शरणार्थियों समेत कई मसलों पर आलोचना झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक विकास, जलवायु, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से रखेंगे। साथ ही वो आतंकवाद, शांति और स्थिरता के मसले पर भी भारत का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत 8 देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। Broadly, this also aligns with the Prime Minister's own approach in his meetings with the world leaders, including G20 leaders, with the central thrust on countering terrorism. इससे पहले इजराइल यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने तेल अवीव में इजराइल की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री ने इजरायली कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया और सरकार की ओर से निवेश और कारोबार को आसान बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
सिक्किम सीमा पर जारी तनाव के बीच G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन उनकी द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये बात कही है। सिक्किम के डोकाला इलाके में चीन और भारत के सैनिकों के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को फिर कहा कि भारत की ओर से सेना हटाए जाने के बाद ही बातचीत हो सकती है। चीन ने कहा है कि जर्मनी में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। द्विपक्षीय बातचीत के लिए ये माहौल सही नहीं है। ब्रिक्स देशों की बैठक में दोनों नेता शामिल होंगे। 与以往双方边防部队在未定界地区发生的边境摩擦对峙有着本质的区别。印方越界闯入中国境内。 इससे पहले बुधवार को रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा था कि भारत और चीन को सीमा पर जारी गतिरोध कूटनीति के जरिए सुलझाना चाहिए। साथ ही चीन को उस जगह पर बने रहना चाहिए जहां वह पहले से था। रक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि चीन इस इलाके में दखल बढ़ा रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है। भारत, चाइना और भूटान वहाँ पे आके मिलते हैं ज़मीन पर। वो केवल 50 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी से, जहाँ हमारा सारा सप्लाई रूट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जाता है। तो मतलब इतनी स्ट्रेटेजिक जहाँ पे वो रोड बना रहे हैं और वो मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए रोड है, वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं होगी। जून में भारत ने डोकाला में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। इसके बाद चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकरों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद से सिक्किम सीमा में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। GST लागू होने के 1 हफ्ते बाद भी इस पर राजनीतिक तकरार जारी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार इसे सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बता रही है, तो वहीं पे कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम ने इस पर तीखा हमला किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर GST को आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करार दिया। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक खास कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीतिक एकीकरण के 70 साल बाद पहली बार देश का आर्थिक एकीकरण हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इससे देश में व्यापार आसान होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में GST लागू होने को बड़ी कामयाबी करार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि नीतिगत फैसले के अभाव के चलते यूपीए सरकार के दौरान GST लागू नहीं हो पाया था। इसका योग्य उस राज्य को मिलता है जिसमें अंत में जाकर सामान बिकता है। ये डेस्टिनेशन टैक्स है। जो अंतिम यात्रा उस सामान की होती है, उस राज्य को इसका लाभ मिलता है। जो पैदावार करता है उसको नहीं मिलता। अब पैदावार करने वाले कई राज्य थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा नुकसान जो होगा उसकी भरपूरी कैसे करोगे। सरकार इसकी कल्पना नहीं कर पाई। दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने GST को अधूरा और मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये असली मसौदे से बिल्कुल अलग है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जल्दबाजी बरतने का भी आरोप लगाया। चिदम्बरम ने रियल एस्टेट, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों को भी GST के दायरे में लाने की मांग की। It is a mockery of GST. When we have rates like 0.25, 3, 5, 12, 18, 28 and 40, and possibly more because of the discretion vested with the state governments, how can we call this a one nation, one tax regime? बीते हफ्ते लागू हुए GST को लेकर कई राजनीतिक दलों के बीच तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस ने कल इसका ऐलान किया। इसके लिए 11 जुलाई को बैठक होगी। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 11 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक होगी। जरूर उम्मीदवार उतारेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम विपक्षी दल आम सहमति से, जिस तरह से राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए एक आम सहमति से कैंडिडेट बना, इसी तरह से आम सहमति से उपराष्ट्रपति का भी कैंडिडेट बनेगा। 11 तारीख को, 11 जुलाई को मीटिंग है। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया है। इसे लेकर कांग्रेस और जेडीयू में बयानबाजी भी हुई। जेडीयू ने कहा कि न्योता मिलने पर वो बैठक में शामिल होगी। अगर न्योता मिलेगा जरूर जाएंगे। अभी न्योता नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई न्योता निमंत्रण नहीं मिला है।
बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता नाकाम रही है। Even we have seen also in the Rashtrapati election also, we are united, they are divided. We are confident, they are diffident. We are moving forward, they are looking backward. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई तक नामांकन होगा, 21 जुलाई तक नाम वापसी होगी और 5 अगस्त को मतदान के साथ परिणाम की घोषणा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान व्हिप जारी करना गैर कानूनी है। आयोग के मुताबिक अगर कोई पार्टी वोट डालने के लिए व्हिप जारी करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वाली पार्टियों के ऊपर आईपीसी की धारा 171(c) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी कोई भी पार्टी अपने नेताओं को किसी खास उम्मीदवार को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हालांकि चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि कोई भी पार्टी किसी भी वोटर से किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांग सकती है। चल कुमार ज्योति ने कल देश के 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला। ज्योति ने बुधवार को सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर नसीम जैदी की जगह ली। ज्योति अगले साल 17 जनवरी तक पद पर रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। ज्योति को मई 2015 में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्योति गुजरात सरकार में मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। The Commission will also pursue its mission to ensure that no voter is left behind. Thirdly, the Commission shall also actively promote e-governance for holding of elections to the state assemblies and to the parliamentary elections in the country. सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित वर्ग में नौकरी या दाखिले को अवैध माना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी और डिग्री के साथ नौकरी भी जाती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं देखा जाएगा कि नौकरी कितनी पुरानी है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। हाई कोर्ट ने कहा था कि फर्जी प्रमाण पत्र पर लंबे वक्त से नौकरी करने वालों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। और मंदसौर में किसान संगठन किसान मुक्ति यात्रा कर रहे हैं। वे किसानों का कर्ज माफ करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहां किसान नेताओं समेत 300 किसानों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के हालात सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। यहाँ पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों की याद में 1 महीने बाद लोग फिर से सड़क पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक सभा और जेल भरो आंदोलन किया और करीब 1,500 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दी। दूसरी तरफ किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में 8 राज्यों के किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसमें करीब 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इन सबको मंदसौर की सीमा के बाहर ले जाकर रिहा किया गया। भोपाल की सरकार घबराई हुई है, भोपाल की सरकार हिली हुई है। कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अपनी यात्रा निकाले जा रही है, लेकिन किसान अगर अपनी यात्रा करे तो उस पे दिक्कत है। किसान संगठनों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों की याद में 1 साल बाद उसी जगह पर स्मारक बनाने का ऐलान किया। मंदसौर से किसान 18 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे, जबकि इस रैली का समापन 2 अक्टूबर को चंपारण में होगा। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग सबसे अहम है। सब्सिडी की भीख मांगने के लिए आप खड़े हैं क्या? नहीं, हम उपज की सही दाम मांगते हैं, बराबर है। और इसीलिए ये खुशहाली का जीने के लिए भी जो जरूरी है वो उपज की दाम, न्यूनतम नहीं, जिसको अंग्रेजी में सही दाम कहते हैं, ऑप्टिमम दाम कहते हैं, वो हमें चाहिए। देश भर में किसानों के असंतोष और आत्महत्याओं के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशों के बावजूद किसान आत्महत्याओं के मामले थम नहीं रहे, लिहाजा सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रातों रात इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता, लिहाजा कोर्ट ने केंद्र सरकार को हालात सुधारने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर, उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक जिले में हिंसा की किसी बड़ी घटना की खबर नहीं है। हालांकि बशीरहाट इलाके में गुरुवार को फिर से तनाव के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। बदुरिया में अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इन इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हिंसा का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यों का एक दल गठित किया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस दल के साथ समन्वय का काम करेंगे। कांग्रेस और वाम दलों का भी आज हिंसा पीड़ित इलाकों के दौरे का कार्यक्रम है। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 4 टुकड़ियों की तैनाती से इनकार कर दिया है। I want that peace should be restored, law and order should be restored, and I am happy that steps are being taken in that direction. दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के सभी दलों ने गोरखालैंड की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। कल करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया गया। अनिश्चितकालीन बंद के 22वें दिन कल देर शाम कालिम्पोंग के पेदोंग में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पारित कर कालिम्पोंग में पुलिस की कार्रवाई की भी निंदा की गई। बैठक में नवगठित गोरखालैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी पहली बार शामिल हुई। इसमें 30 सदस्य हैं जो पर्वतीय क्षेत्र की सभी पार्टियों जैसे जीजेएम, जीएनएलएफ, जेएपी और भारतीय गोरखा परिसंघ जैसी पार्टियों से जुड़े हैं। अगली सर्वदलीय बैठक 18 जुलाई को होगी। अलग गोरखालैंड राज्य के लिए बंद 15 जून को शुरू हुआ था और इसकी वजह से आम जनजीवन पर बुरी तरह से असर पड़ा है। जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बरकरार है। 3 मनोनीत विधायकों को शपथ दिलाने के मामले में कांग्रेस ने उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग की है। दूसरी तरफ किरण बेदी ने कहा है कि उन्होंने कानून सम्मत कदम उठाया। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि किरण बेदी ने राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर 3 मनोनीत सदस्यों को जिस तरह शपथ दिलाई वो संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि परंपरा के मुताबिक राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार को विधायक मनोनीत करना चाहिए। About 3 years back, they recommended 3 names. The Chief Minister recommended 3 names to the Government of India through the administrator, and the names were approved. Then what is the now what made the Government of India now to nominate 3 people on its own without consulting the Chief Minister or Council of Ministers? वहीं किरण बेदी का कहना है कि उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि तीनों सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष वैतिलिंगम से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने शपथ का वक्त नहीं दिया। If you don't give them the time frame and they come to the Lieutenant Governor and say we have not given any time frame, I ask them, is this an opportune time for you to take the oath? You check, you confirm to me. They said yes. I said come to my chamber, I can administer the oath, matter over. कांग्रेस ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत गृह मंत्रालय और तीनों मनोनीत सदस्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आम आदमी पार्टी के विधायकों के सामने नई मुश्किल आ खड़ी हुई है। पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ एक महिला ने बदसलूकी का मामला दर्ज कराया है।
आरोप है कि विधायक अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती और जर्नैल सिंह ने विधानसभा परिसर में एक महिला के साथ हाथापाई की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार उनके विधायकों को फंसाकर दिल्ली में मिली हार का बदला लेने में लगी है। गौरतलब है कि 28 जून को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। उस दौरान 2 अनजान व्यक्तियों ने सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए थे। ये महिला भी उस वक्त वहां मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक नहीं 1000 बार अपनी सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके, अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमको डराने, धमकाने, दबाने की कोशिश करे। हम उससे डरने, दबने और उनके धमकी में आने वाले नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में सवार 2 वायुसेना अधिकारियों और एक IRB जवान की मौत की पुष्टि हो गई है। इनके शव दुर्घटना स्थल के नजदीक मिले, जबकि हेलीकॉप्टर में सवार एक और वायुसेना अधिकारी की तलाश जारी है। बाढ़ बचाव अभियान में लगा ये हेलीकॉप्टर 3 दिन पहले अचानक लापता हो गया था। हेलीकॉप्टर का मलबा और 4 लोगों के पार्थिव शरीर पापुम पारे जिले में होस्टालम के नजदीक सोपोयुहा इलाके से बरामद किए गए। हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। और असम में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में राज्य में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में यहां मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य के 15 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। करीब 900 गांव पानी में डूब चुके हैं। सबसे बुरा असर करीमगंज और लखीमपुर जिले के लोगों पर पड़ा है। 20,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकारियों ने पीड़ित इलाकों से 41,000 से ज्यादा लोगों को 100 राहत शिविरों में पहुंचाया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल गुवाहाटी में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इन कामों में तेजी लाने को कहा है। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन सामान्य नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। पड़ोसी जिले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। राज्य में कई जगहों पर गंगा और यमुना नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और असम में बाढ़ से जानवर भी बेहाल हैं। पोबितोरा और कांजीरंगा में पानी भर गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। लबालब भरा पानी और ऊंची जगह की तलाश करते गेंडे। तस्वीरें हैं पोबितोरा वन्यजीव पार्क के एक सींग वाले गेंडों की। बाढ़ की मार झेल रहे असम में इंसान के साथ जानवर भी बेहाल हैं। पोबितोरा पार्क का करीब 3/4 हिस्सा डूब गया है। कल से मतलब यहाँ फ्लड का वाटर घुस गया है। अभी तक तो 60 to 65% मतलब ये फ्लडेड हो गया है। हम लोग का जो एंटी पोचिंग कैंप है ना, अंदर में जो एंटी पोचिंग कैंप है, वो लोग लगातार मतलब निगरानी रख रही है। काजीरंगा का हाल भी यही है। यहाँ गेंडे के साथ हिरण और जंगली भैंसे भी सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। जान बचाने के लिए जानवर काजीरंगा के पास के कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों पर जाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को सीरीज के 5वें और अंतिम वनडे में 8 विकेट से हराते हुए 3-1 से तीसरी वनडे सीरीज जीत ली। जमैका में खेले गए 5वें वनडे में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 36.5 ओवर में 2 विकेट पर 206 रन बनाते हुए जीत दर्ज की। विराट कोहली ने करियर का 28वां शतक बनाते हुए नाबाद 111 रन बनाए। इससे पहले टीम इंडिया ने 2009 में धोनी की कप्तानी में 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत हासिल की थी। वहीं 2011 में सुरेश रैना की कप्तानी में 3-2 से जीत दर्ज की थी।
22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत ने 2 स्वर्ण समेत 7 पदक हासिल किए। ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में मनप्रीत कौर ने महिला वर्ग में शॉट पुट का स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं 5000 मीटर की रेस में लक्ष्मण ने भी गोल्ड मेडल जीता। वी नीना और नैना जेम्स ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। विकास गौड़ा, संजीवनी यादव, अन्नू रानी ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मैंने कम कोच सर ने ज्यादा किया था कि भी नहीं, हम तगड़े हैं, अच्छा करेंगे और विदाउट कोई टेंशन, विदाउट कोई प्रेशर, बस अपना थ्रो करना है। ये नहीं देखना कौन कितना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। I think for the most part, the second half of my career, I've been able to maintain at a very high level. Last 2 years have been really tough with a lot of injuries, and I think I'm coming back. This gives me a little bit of confidence for next year. और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। G20 सम्मेलन की बैठक में शामिल होने जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री। आतंकवाद, अफ्रीका, विकास और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। जर्मनी में 8 देशों के नेताओं से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। 11 जुलाई को कांग्रेस ने बुलाई बैठक। न्योता मिलने पर जेडीयू होगी शामिल। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में काबू में हालात। बीजेपी, कांग्रेस और वाम दल आज करेंगे पीड़ित इलाकों का दौरा। राज्यपाल ने की शांति बनाए रखने की अपील। दार्जिलिंग में जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। जीजेएम समेत पर्वतीय क्षेत्र के सभी दलों का फैसला। 18 जुलाई को अगली बैठक। और टीम इंडिया ने 3-1 से जीती वनडे सीरीज। आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड समेत भारत को 7 पदक। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।